धन्यवाद प्रभात जी। आदरणीय श्री शांता जी, डॉक्टर कश्यप जी, डॉक्टर थरूर जी, आपका आज यहाँ होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अहमियत रखता है। इतनी व्यस्तताओं में आपने समय निकाला, मैं आभारी हूँ। पर हमारे देश के भविष्य के लिए आपका आज यहाँ इस मंच पर इकट्ठा होना बहुत बड़ी घटना है। अब मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से यह किताब केवल मेरा एक निजी अभियान न रहकर शायद देश के कुछ काम आएगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप देश के सबसे आदरणीय, सबसे जानकार और सबसे बड़े हितैषियों में गिने जाते हैं। शांता जी, आप तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज आप बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, यूनियन कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, भाजपा के अंत्योदय अभियान के आप पुरोधा हैं, आप 15 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। ऐसा सुना गया है कि आप पर तो लोग पीएचडी की डिग्री तक कर चुके हैं। डॉक्टर कश्यप जी, आप भारत के पद्म भूषण से सम्मानित हैं। आपको भारत के संविधान के सबसे बड़े विशेषज्ञ के रूप में कौन नहीं जानता। वर्षों आप लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे। वाजपेयी जी द्वारा संविधान के विश्लेषण को बनाई गई कमीशन के आप सदस्य हैं। आपकी तो 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें सबसे अधिक संविधान पर हिंदुइज्म और दलाई लामा जी पर भी। और डॉक्टर थरूर जी, आपको भी कौन नहीं जानता। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। You can get even with me when we come up with Malayalam edition. डॉक्टर थरूर जी, आपको भी कौन नहीं जानता। जब आप यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल बने तो आपने पूरे भारत को गर्व से भर दिया। आज आप देश के सबसे पॉपुलर राजनेताओं में गिने जाते हैं। आप भी भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। किताबों के मामले में भी आपकी उपलब्धियां चौंकाने वाली हैं। हाल ही में आपकी एक पुस्तक बेस्ट सेलर बनी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ने ब्रिटिश द्वारा भारत की लूट का पर्दाफाश किया है और लोगों को इस मसले पर फिर से देशभक्ति से भर दिया है। साथियों, ये 3 हस्तियां दलगत राजनीति से कहीं ऊपर है। देश प्रेम इनकी रग रग में भरा है। इन्होंने दुनिया देखी है, सरकार की व्यवस्था नजदीक से देखी है, और ये स्कॉलर्स हैं। आज ये मेरी किताब के बारे में अच्छा कहें या बुरा, मुझ जैसे छोटे से लेखक के लिए तो आज इनका यहां होना ही एक तीर्थ के समान है। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करने के लिए। प्रभात जी, मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अपनी भारत की सबसे प्रमुख प्रकाशन संस्था को इस अभियान से जोड़ा है। व्यक्तिगत रूप से भी आप इसमें रुचि ले रहे हैं, मैं धन्यवाद। और मैं आप सबका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सब अपनी अपनी बिजी जिंदगी से समय निकालकर कार्यक्रम में आए हैं। आपका यह प्रेम और देशभक्ति ही है, इसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूं। कुछ विशेष मेहमानों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। मुंबई से आए श्री यशवंत मेहता जी और ओपी नागपाल जी, ये फोरम फॉर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के कन्वीनर हैं। मेहता जी लगभग 30 बरस से प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर लिख रहे हैं। इनका फोरम एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लाने को ही बनाई गई। इतनी दूर से समय निकालकर इनका यहां आना बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे बीच कर्नल परमार भी हैं। कर्नल परमार सैनिक समाज पार्टी के कन्वीनर हैं और देहरादून से आए हैं। आपकी पार्टी भी भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने को ही बनाई गई। इसके अलावा प्रोफेसर दीप बंधु पांडे, इतिहासकार जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर पवन कुमार मिश्र जी, जो आईपी यूनिवर्सिटी से आए हैं। भारती तनेजा जी, जो फाउंडर और पीएचडी में आर्ट्स यूपी सलोन जी, वो आई हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप सबका स्वागत है। अब कुछ इस किताब के बारे में। प्रभात जी ने बहुत सुंदर किताब आज लोकार्पण के लिए प्रस्तुत की है। अंग्रेजी की किताब के आने के कुछ समय बाद ही इस पर काम शुरू हो गया था। और जैसा लगभग मुझे अपने हर प्रोजेक्ट के बारे में कहना पड़ता है, अगर मुझे पता होता कि यह कितना चुनौती भरा काम है और कितना समय लगेगा, तो शायद मैं पीछे हट जाता। पूरी किताब दोबारा ही लिखी गई।
इसमें मैं दिव्य हिमाचल अखबार की टीम के कुछ सदस्यों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। अनिल अग्निहोत्री, जिन्होंने बहुत कुशलता से मुझे हिंदी में अनुवाद में सहायता दी, सुरजीत चौधरी, जिन्होंने बहुत सब्र से हिंदी में टाइपिंग और फिर बदलावों पर बदलाव किए, और प्रभात जी तक पहुंचने और उनके प्रबंधन में किताब आज आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान सुशील राजेश जी का रहा है। और इस सब में हाथ बटाने में हमारे अखबार समूह के चीफ एडिटर अनिल सोनी जी का भी बहुत आभार है। राष्ट्रपति प्रणाली को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है। राष्ट्रपति जैसे कि श्री ट्रंप सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तरह एमपी या पार्टी के किसी हाई कमांड द्वारा नहीं। राष्ट्रपति सरकार का 3 में से 1 भाग, जिसे कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसे चलाते हैं। इसी प्रकार एमपी, जिन्हें अमेरिका में कांग्रेसमैन कहा जाता है, वे भी जनता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। वे सरकार का दूसरा भाग, विधायिका या लेजिस्लेचर चलाते हैं। राष्ट्रपति और लेजिस्लेचर एक दूसरे को हटा नहीं सकते, बल्कि एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं। वे मिलकर सरकार के तीसरे भाग, न्यायपालिका की नियुक्ति करते हैं। यही मॉडल सेंटर और स्टेट दोनों में एक सा है। इस प्रणाली की शक्ति बस इसमें है कि पावर को बांट दिया गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और जनता को उन दोनों की पावर पर सीधा कंट्रोल दिया गया है। चुनाव हर 2 साल बाद होते हैं, पर इतने से अंतर ने जमीन आसमान का अंतर खड़ा कर दिया है। आज भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति प्रणाली के बहुत लाभ दिए हैं। 5 मुख्य फायदों पर मैं बहुत छोटे में कहना चाहूंगा। पहला यह है कि राष्ट्रपति प्रणाली की व्यवस्था किसी को मनमानी नहीं करने देती। दूसरा, इसमें अच्छे नेता उभर कर आ पाते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार रोकने की इससे अच्छी व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं। चौथा, इसमें देश को जमीन से जुड़ा एक एजेंडा बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि सब बड़े पदाधिकारी देश भर से जनता द्वारा जीत कर आते हैं। और पांचवां, जाति और धर्म के आधार पर चलना इस प्रणाली में संभव नहीं। अब इनके उल्लेख का समय तो शायद प्रभात जी नहीं देंगे, पर बाद में क्वेश्चन आंसर के वक्त शायद इन पर बात हो पाए। इस प्रणाली के इतिहास के बारे में 2 बातें कहना जरूरी है। एक तो ये प्रणाली अस्तित्व में कैसे है। इसे अमेरिका के फाउंडर्स ने 1787 में सिर्फ इसलिए इजाद किया कि कई जनरेशंस ब्रिटिश प्रणाली में रहने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिश प्रणाली एक बड़े और विविध देश के लिए और एक सच्चे गणतंत्र के लिए उचित है। उनकी संविधान सभा में इस पर बहुत चर्चा हुई। 8 बार इस बात पर वोट डाला गया कि राष्ट्रपति लेजिस्लेचर द्वारा चुना जाए या सीधे जनता द्वारा। हर बार बहस में राष्ट्रपति प्रणाली का प्रारूप निखरता चला गया और अंत में यह निर्णय निकला कि लेजिस्लेचर द्वारा कंट्रोल तो सबसे खतरनाक व्यवस्था होगी। दूसरा इतिहास भारत की संविधान सभा का है। पटेल जी के नेतृत्व में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने यह प्रस्तावित किया कि गवर्नर सीधे जनता द्वारा चुना जाए, परंतु नेहरू जी की यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कहा कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली एमपीज द्वारा चुना जाए। पटेल जी ने ज्वाइंट मीटिंग बुलवाई, जिसमें भारत के संविधान के निर्माण में लगे 36 सबसे बड़े लोग बैठे। नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर साहब, गोविंद वल्लभ पंत, के.एम. मुंशी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, कृपलानी जी, जगजीवन राम जी, ये सब उपस्थित थे। जून 10 और 11 1947 2 दिन चली इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि नेहरू जी को पुनर्विचार करना चाहिए, राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, पर वह पुनर्विचार कभी नहीं हुआ। बहुत से कारण है कि राष्ट्रपति प्रणाली भारत में लागू नहीं हो पाई। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश खुद राय दे रहे थे कि विशुद्ध संसदीय प्रणाली भारत के लिए उचित नहीं। बहुत लोगों ने कहा, महात्मा गांधी, स्वयं अम्बेडकर, जिन्ना, पटेल, संविधान सभा में मौजूद शिवपाल सक्सेना जी, के.टी. शाह जी, सभा के बाहर सप्रू जी, बहुत जाने माने लोग कह रहे थे, परंतु अमेरिकन प्रणाली की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि मेरा यह मानना है कि यदि एक ऐसी प्रणाली सामने आई होती है जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच फेयरली पावर शेयरिंग हो पाती, तो भारत का पार्टीशन भी बच सकता है।
जिन्ना संसदीय प्रणाली में बनी हर सरकार की व्यवस्था का विरोध इसीलिए करते थे। 1937 में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में उन्हें कोई पावर नहीं मिली तो उन्होंने इररिवोकेबल ऑपोजिशन का ऐलान कर दिया। उसके बाद भी संसदीय व्यवस्था के अलावा किसी अन्य व्यवस्था के बारे में सोचा भी नहीं गया और 3 सालों में पाकिस्तान एक किताबी बात से हकीकत बन गया। यह पूरी कहानी इस पुस्तक में है। भारत आज भी यह गलती दोहरा रहा है। बहुत लोग कहते रहे कि अभी भी हमें राष्ट्रपति प्रणाली अपना लेनी चाहिए। जरा उनके नाम सुनिए। JRD टाटा जी, KM मुंशी जी 1963 में कह गए कि यदि दोबारा चांस मिले तो वे राष्ट्रपति प्रणाली के फेवर में वोट डालेंगे। अम्बेडकर जी ने तो राज्यसभा में ही कह दिया था 1953 में कि संसदीय प्रणाली किसी के हित में नहीं। राज्यसभा के हाल ही में 2012 में राजीव प्रताप रूडी जी एक प्रस्ताव लाए कि राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ फीचर्स को भारत में अपना लेना चाहिए। वाजपेयी जी ने 1998 में कहा कि हमें राष्ट्रपति प्रणाली की खूबियों की तरफ देखना चाहिए। यहां तक कि बेता जी बताते हैं कि जस्टिस वेंकटाचलैया, जिन्हें वाजपेयी जी ने संविधान के निरीक्षण को नियुक्त किया, और ये कहानी शायद डॉक्टर कश्यप की पर्सनली जानते होंगे, उन्होंने बाद में कहा कि यदि उन्हें राष्ट्रपति प्रणाली की पहले जानकारी होती तो वे शायद कमीशन में नियुक्ति नहीं देते। ये पर्सनली जस्टिस वेंकटाचलैया ने बेहतर ये बताया। मुझे राइटिंग में उन्होंने जी। और भी बहुत लोग हैं। नानी पालकीवाला जी, खुशवंत सिंह जी, राष्ट्रपति वेंकटरमन जी, चिमन भाई मेहता जी, अरुण शौरी जी, रामकृष्ण हेकड़े जी, वसंत साठे जी, बाबूलाल मरांडी जी और अब स्वयं शांता जी और थरूर जी। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम अमेरिकन सिस्टम को सूझबूझ से देखें। कुछ लोग राष्ट्रपति प्रणाली को इसलिए दुत्कार देते हैं कि वह समझते हैं कि राष्ट्रपति डिक्टेटर होता है या बन सकता है, पर यह सच्चाई नहीं। अमेरिका के 230 वर्षों के इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति डिक्टेटोरियल व्यवहार नहीं कर पाया है। ट्रंप जी के साथ क्या हो रहा है आप सब देख ही रहे। मात्र 2 हफ्ते के अंदर उस सिस्टम ने ट्रंप साहब के पर कतरने शुरू कर दिए थे। इस मामले में तो इस तरफ गौर कीजिए कि यह भारत की मौजूदा प्रणाली है जिसने कितनी आसानी से प्रधानमंत्रियों को डिक्टेटोरियल तरीके से चलने दिया है। संसदीय प्रणाली अपनाने के 25 वर्षों में ही भारत में गणतंत्र ही समाप्त हो गया था, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी। कुछ लोग इसलिए अमेरिकन सिस्टम को नकारते हैं क्योंकि वह कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इसलिए उस तरफ नहीं देखना चाहते क्योंकि वह अमेरिकन है। ज्यादातर लोग इसलिए भी राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके स्वाभिमान या देश के गौरव को ठेस लगती है। यह सब उचित नहीं। हम झूठे विचारों में डूबे अपने देश, अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। अब मेरी आशा है कि राष्ट्रपति प्रणाली न अपनाने का कम से कम एक तर्क तो मैंने अपने प्रयासों से हटा दिया है। अब इस पुस्तक के माध्यम से भारत की जनता को पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी बहुत जानकारी है, presidentialsystem.org, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आनंद। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पुस्तक को आपका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।